माल्टोज कार्बोहाइड्रेट में अगला पॉइंट है, छठवां पॉइंट स्ट्रक्चर, इसकी संरचना क्या होती है। तो माल्टोज की संरचना की बात की जाए तो हम आप लोगों को माल्टोज की दो प्रकार की संरचना बताएंगे। नंबर एक ओपन चेन स्ट्रक्चर, जिसे खुली श्रृंखला संरचना भी कहते हैं, और इसके बाद दूसरी बताएंगे माल्टोज की पायरेनोस संरचना। तथा माल्टोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले आप लोगों से ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर संरचना बननी चाहिए। क्यों? क्योंकि माल्टोज का निर्माण ग्लूकोज के दो अणुओं से होता है, और हम पढ़ रहे हैं माल्टोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर, तो आप लोगों से ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर बननी चाहिए। जब तक आप लोगों से ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर नहीं बनेगी तो माल्टोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर पढ़ने में आप लोगों को परेशानी होगी, या फिर आप लोगों को इसे रखनी पड़ेगी। हम कार्बोहाइड्रेट टॉपिक के पार्ट तीसरे की पहली वीडियो में ग्लूकोज की संरचना के बारे में बता चुके हैं, जब हमने ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट को पूरा डिफाइन किया था, तब हमने ग्लूकोज की दो प्रकार की संरचनाएं बताई थी। नंबर पहली ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर बताई थी, और दूसरी ग्लूकोज की पायरेनोस संरचना बताई थी, क्योंकि पेपर में ये बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। तथा माल्टोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर खुली श्रृंखला संरचना का एक नाम और होता है, इसे विवृत श्रृंखला संरचना या विवृत श्रृंखला सूत्र भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि विवृत का अर्थ होता है खुला, विवृत को खुला भी बोलते हैं, इसलिए खुली श्रृंखला संरचना को विवृत श्रृंखला संरचना या सूत्र भी कहते हैं। संरचना बोल दो, चाहे सूत्र पेपर में विवृत श्रृंखला सूत्र या संरचना पूछे या खुली श्रृंखला संरचना पूछे, तो यही संरचना आप लोगों को बनानी है। हम पहले आप लोगों को बता चुके थे, जब ग्लूकोज फ्रक्टोज सुक्रोज पढ़ाया था, विवृत का अर्थ होता है खुले से और संवृत का अर्थ होता है बंद से। तथा ये माल्टोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर है। आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं, क्योंकि जब आप लोगों को बताएंगे कि ग्लूकोज की जो मेन संरचना होती है तो उसमें क्या परिवर्तन होता है और किस प्रकार ये माल्टोज के अणु बनाते हैं, तो उससे पहले आप इस संरचना को नोट कर लीजिए। माल्टोज में ग्लूकोज के दो अणु इस प्रकार ऑक्सीजन परमाणु के द्वारा ग्लाइकोसिडिक बंधन के द्वारा जुड़ जाते हैं और माल्टोज का एक अणु बना देते हैं। तो ये ऑक्सीजन परमाणु है, और इस बॉन्ड को बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बंधन या बॉन्ड। तथा ये जो ग्लूकोज की संरचना होती है, ग्लूकोज की चक्रीय संरचना होती है, अर्थात माल्टोज में ग्लूकोज अपनी चक्रीय संरचना में होता है। हमने आप लोगों को ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर और पायरेनोस संरचना बताई थी, क्यों पेपर में ये बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। लेकिन हम आप लोगों को इसी संरचना में ग्लूकोज की चक्रीय संरचना भी बता देंगे, और किस प्रकार चक्रीय संरचना के रूप में स्थित ग्लूकोज के दो अणु माल्टोज के एक अणु का निर्माण करते हैं, उसके बारे में भी हम आप लोगों को एक्सप्लेन कर देंगे। तो ग्लूकोज का अणु सूत्र होता है C6H12O6 होता है। इसकी संरचना की बात की जाए तो ग्लूकोज में सबसे ऊपर CHO का समूह होता है, फिर दूसरे कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, छठवां कार्बन। नंबरिंग दे दें, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवीं, इससे होता है CH2OH का समूह जुड़ा होता है। जिस प्रकार हमने यहाँ कार्बन परमाणु को नंबरिंग दी है, इसके 6 कार्बन परमाणु, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। ग्लूकोज के दूसरे अणु के 6 कार्बन परमाणु, और माल्टोज में कुल हो जाएंगे 12 कार्बन परमाणु। तो ग्लूकोज का हम आप लोगों को ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर का रिवीजन करवा रहे थे, तो हमने 6 कार्बन परमाणु बना दिए। पहले ही बताया था बनाने का यही तरीका होता है, सबसे ऊपर एक एल्डिहाइड का समूह पहले आप लोग जोड़ दीजिए, सबसे नीचे CH2OH का समूह जोड़ दीजिए और बीच में 4 कार्बन लिख दीजिए। क्योंकि इसमें कितने CHOH, क्योंकि ग्लूकोज में 4 CHOH इकाइयां होती हैं जो बीच में स्थित होती हैं, तो हमने 4 CH इकाई, तो हमने 4 कार्बन परमाणु पहले लिख दिए। अब इन 4 कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सी समूह जुड़े होते हैं, तो हम आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं। और अभी देखें तो जिस क्रम में इसमें माल्टोज में जुड़े उस क्रम में ग्लूकोज में जुड़े होते हैं, दूसरे से बाईं ओर हाइड्रोजन,
दूसरे से बाईं ओर हाइड्रोजन, दाईं ओर हाइड्रोक्सी, बाईं ओर हाइड्रोक्सी समूह, दाईं ओर हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोक्सी समूह और यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोक्सी समूह, और ये बन गई ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर बन गई। तथा हम आप लोगों को ये पहले बता चुके हैं एक ग्लूकोज की चक्रीय संरचना पढ़े कि ग्लूकोज की चक्रीय संरचना क्या होती है। तो हम ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर में थोड़ा सा परिवर्तन करके ग्लूकोज की चक्रीय संरचना बना सकते हैं। यहाँ एल्डिहाइड समूह में यदि हम कार्बन परमाणु से अलग अलग जोड़ दें तो बाईं ओर हाइड्रोजन परमाणु और दाईं ओर डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन परमाणु जुड़ा होता है। क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है तो ये हमेशा डबल बॉन्ड से, क्योंकि ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है अर्थात ये दो ओर से बंध बना के जुड़ता है। अब इसके एक और कार्बन परमाणु है, दूसरी ओर कोई कार्बन परमाणु नहीं है, तो अपनी संयोजकता को पूरा करने के लिए ऑक्सीजन परमाणु कार्बन परमाणु से डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ेगा। तो हमने यहाँ पे इसे डबल बॉन्ड से जुड़ा है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है, यानी ये 4 ओर से बंध बना के जुड़ता है। कहने तात्पर्य है जब भी जुड़ता है तो 4 परमाणु से जुड़ेगा अर्थात अपनी 4 संयोजकताओं को पूरा करेगा। तो इसमें कितने परमाणु से जुड़ा है, एक और ऑक्सीजन से, एक और हाइड्रोजन से और एक और कार्बन से जुड़ा है। कि 3 परमाणु है तो चौथी संयोजकता को पूरा करने के लिए ये भी ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड लगा लेगा, ये भी ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा। और कार्बन और ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड होने के कारण इसकी वैलेंसी 2 पूरी हो जाएगी और इसकी संयोजकता 4 पूरी हो जाएगी। लेकिन यदि इस ऑक्सीजन परमाणु के स्थान पर हम OH का एक समूह जोड़ देते हैं तो अब क्या होता है, OH हमने जोड़ दिया तो ये ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है तो ये ऑक्सीजन अब इससे डबल बॉन्ड तोड़ लेता है। क्यों? क्योंकि इसने एक और जब H जोड़ा तो इस प्रकार H को जोड़ेगा सिंगल बॉन्ड से, क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है। अब ये कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है तो इसकी संयोजकता 3 हो जाएगी, तो ये कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है। यदि ये कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है तो इसकी एक संयोजकता खाली हो जाती है। कितनी हो गई कार्बन की, 1 2 3, 1 खाली है। तथा हमने O के स्थान पर जब OH लिया था तो ग्लूकोज के सूत्र में हाइड्रोजन हो गए 13। इन 13 हाइड्रोजन जब हो गए तो ग्लूकोज का अणु सूत्र परिवर्तित हो जाता है और इन हाइड्रोजन की वैलेंसी और हाइड्रोजन परमाणु की संख्या को संतुलित करने के लिए चौथे या 5वें कार्बन परमाणु से एक हाइड्रोजन परमाणु हट जाता है। चाहे चौथे से हटा दो चाहे 5वें से, हमने यहाँ ही 5वें से हटा तो इसी माइटो समझाने के लिए 5वें कार्बन परमाणु से ही हाइड्रोजन का परमाणु हटा देते हैं। 5वें से हाइड्रोजन परमाणु हट जाता है यदि यहाँ पे हाइड्रोजन के स्थान पर OH हाइड्रोक्सी समूह जोड़ दिया जाए, है ना। तो अब इसे ऐसे लिख दिया जाए, ये लिख दिया हमने OH लिख दिया। अब हाइड्रोजन की संख्या 12 हो गई और जब इस रूप में होता है तो इस रूप में होने के कारण केवल 2 चीज हुई कि अब हमने इस रूप में से ग्लूकोज को परिवर्तित कर दिया। तो केवल एक कारण है कि पहले कार्बन परमाणु की संयोजकता 4 ना होकर 3 है, जिससे ये कार्बन परमाणु असंतुलन की स्थिति में है। तथा इस कार्बन परमाणु की बात की जाए तो ये 4 वैलेंस, इससे हमने जब हाइड्रोजन परमाणु हटाया तो चूंकि हमने हाइड्रोजन परमाणु जब हटाया था तो किससे जुड़ा था, वो ऑक्सीजन से। तो इसकी संयोजकता में कोई परिवर्तन नहीं आया, 1 2 3 4 जुड़ा है। लेकिन ऑक्सीजन जो जिसकी संयोजकता 2 होती है, हाइड्रोजन परमाणु हटाने पर उसकी संयोजकता 1 हो जाती है और इसकी एक संयोजकता खाली होती है। तब इन दोनों पहले कार्बन और 5वें कार्बन से जुड़े ऑक्सीजन की असंतुलन की अवस्था को संतुलित करने के लिए ये 5वें कार्बन का ऑक्सीजन पहले कार्बन परमाणु
पहले कार्बन परमाणु और पांचवें कार्बन परमाणु, पहले कार्बन परमाणु और पांचवें कार्बन परमाणु के बीच एक वलय के द्वारा जुड़ जाता है और इस वलय को बोलते हैं ऑक्साइड वलय। क्योंकि ये वलय ऑक्सीजन परमाणु बनाता है, या कहा जाए कि इस वलय में ऑक्सीजन परमाणु स्थित होता है, इसलिए इस वलय को ऑक्साइड वलय कहते हैं। और ये ऑक्साइड वलय पहले और पांचवें कार्बन परमाणु के मध्य बनी है। अब देखा जाए तो ग्लूकोज की पहले कार्बन से लेकर पांचवें कार्बन तक एक चक्रीय संरचना बन जाती है। यानी पहला कार्बन दूसरे से जुड़ा है, ये तीसरे से जुड़ा है, चौथे से पांचवें से, और पांचवा कार्बन इस ऑक्साइड वलय के द्वारा फिर पहले से जुड़ गया। तो पहले कार्बन और पांचवें कार्बन के मध्य एक ऑक्साइड वलय बन जाने के कारण इसे बोलते हैं ग्लूकोज की चक्रीय संरचना। कितनी आसान है। यदि हमसे ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर बनती है तो हम बड़ी आसानी से ग्लूकोज की चक्रीय संरचना बना लेंगे। हमें केवल दो कॉन्सेप्ट याद रखने हैं कि यदि एल्डिहाइड समूह के हाइड्रोजन परमाणु को हाइड्रोक्सी समूह से विस्थापित कर दिया जाए तो हाइड्रोजन की संख्या को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि एक ज्यादा हाइड्रोजन आ जाएगा 13 हो जाएंगे, तो पांचवें कार्बन या चौथे कार्बन का हाइड्रोजन परमाणु हट जाता है। तब ऑक्सीजन परमाणु और कार्बन परमाणु की संयोजकता को संतुलित करने के लिए इनके मध्य ऑक्सीजन परमाणु ऑक्साइड वलय बना लेता है या ऑक्साइड वलय के रूप में स्थित हो जाता है और इसे बोलते हैं ग्लूकोज की चक्रीय संरचना। यदि चौथे कार्बन परमाणु के हाइड्रोजन को हटा दें तो ये ऑक्साइड वलय पहले और चौथे कार्बन के मध्य बन जाती है, तब भी इसे ग्लूकोज की चक्रीय संरचना कहते हैं। तीसरे में ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि OH समूह बाईं ओर है। तो पेपर में पूछ लेता है ग्लूकोज की चक्रीय संरचना में कौन सी वलय पाई जाती है, ऑक्साइड वलय पाई जाती है। ये ऑक्साइड वलय किन कार्बन परमाणु के मध्य स्थित रहती है, तो पहले कार्बन C1 और चौथे कार्बन C4 के मध्य स्थित होगी, या पहले कार्बन C1 और पांचवें कार्बन C5 के मध्य स्थित होगी। तो ये ग्लूकोज की चक्रीय संरचना। अब देखा जाए कि इस चक्रीय संरचना और माल्टोज में उपस्थित ग्लूकोज की चक्रीय संरचना में क्या अंतर है। तो यहाँ पे CHOS, यहाँ भी CHOS है, हमने केवल इसमें हाइड्रोजन और केवल हमने यहाँ पे कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सी समूह को अलग अलग करके जोड़ दिया है। और यदि हम इसे जोड़ दे तो वो भी इसी रूप में जुड़ेगा। तो हमने यहाँ जोड़ा नहीं, इस साथ रखा। हमने इस पहले कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सी समूह को एक साथ रखा है। तो हमने यहाँ पे पहले कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सी समूह को एक साथ लिख दिया है। दूसरे कार्बन में वही है HOH, तीसरे में HOH, चौथा HOH, इसका OH गायब है। पांचवें में यहाँ H, यहाँ का OH गायब। पांचवें में यहाँ कार्बन से H है और यहाँ पे ऑक्साइड वलय है, तो पांचवें में यहाँ H है, यहाँ ऑक्साइड वलय है। छठवें कार्बन से CH2OH का अणु है, तो यहाँ भी छठवें कार्बन परमाणु से CH2OH का अणु है। यानी देखा जाए कि ग्लूकोज की जो चक्रीय संरचना होती है तो माल्टोज के अणु में ग्लूकोज अपनी उसी संरचना के रूप में उसी चक्रीय संरचना के रूप में स्थिर होता है। केवल क्या अंतर देखा हमने, जैसे इस संरचना में और ग्लूकोज की मेन चक्रीय संरचना में क्या अंतर होता है, तो इस कार्बन परमाणु से यहाँ पे OH समूह होना चाहिए, है ना, केवल यही अंतर है। और ये हमारी बन गई ग्लूकोज की चक्रीय संरचना। एक चीज याद रखना, ग्लूकोज से जो हाइड्रोक्सी समूह, ग्लूकोज की चक्रीय संरचना में कार्बन परमाणु से जो हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा होता है उसके जुड़ने के आधार पर चक्रीय ग्लूकोज दो रूपों में पाया जाता है। पहला अल्फा रूप और दूसरा बीटा रूप। जब OH दाईं ओर जुड़ा होता है पहले कार्बन परमाणु से तो इसे बोलते हैं अल्फा ग्लूकोज, और यदि OH बाईं ओर जोड़ दें, यहाँ पे OH को कहाँ जोड़ दें, इस साइड, और H को जोड़ दें इस साइड, तो यदि हम OH को जोड़ दें इस यहाँ पे, और यदि हम OH को जोड़ दें बाईं ओर और हाइड्रोजन को जोड़ दें दाईं ओर, तो कौन सा बनता है, बीटा ग्लूकोज। तो ग्लूकोज के चक्रीय
तो ग्लूकोज की चक्रीय संरचना में ग्लूकोज दो रूपों में पाया जाता है, अल्फा रूप, बीटा रूप। जब पहले कार्बन से जुड़ा हाइड्रोक्सी समूह दाईं ओर होता है उसे बोलते हैं अल्फा ग्लूकोज, और जब बाईं ओर होता है तो उसे बोलते हैं बीटा ग्लूकोज ना। और हाइड्रोजन तथा हाइड्रोक्सी समूह के क्रम में परिवर्तन होने से इस ऑक्साइड वाले में कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि ये ऑक्साइड वाले पहले कार्बन और पांचवें कार्बन से बनी है। इसी प्रकार हम दूसरे ग्लूकोज के अणु में देख लें तो यहाँ पे पहले में क्या होता है CHOH, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए CH, तो इसके दाईं ओर कहीं भी OH का अणु, तो इसमें OH, तो इसमें पहले कार्बन परमाणु से OH समूह और जुड़ा होना चाहिए। और दूसरे में HCOH, तो यहाँ भी HCOH। तीसरे में HOCH, तो ये हाइड्रोक्सी समूह कार्बन हाइड्रोजन। चौथे में HCOH, तो HCOH। पांचवें में HC और इससे ऑक्साइड बने, ये पांचवें में हाइड्रोजन कार्बन और इससे ऑक्साइड बने। छठवें में CH2OH और छठवें में CH2OH। तो हमने पहले ग्लूकोज की मेन चक्रीय संरचना पढ़ी, फिर माल्टोज में उपस्थित दोनों ग्लूकोज की चक्रीय संरचना में इसकी मेन चक्रीय संरचना से क्या परिवर्तन होता है वो देखा। क्योंकि जब हम कोई चीज पढ़ रहे हैं तो यदि हम उसके बेस कॉन्सेप्ट से उसका रिलेशन नहीं देखेंगे तो वो चीज हमें समझ में नहीं आएगी या फिर हमें रटनी पड़ेगी। क्योंकि ग्लूकोज की चक्रीय संरचना हमने ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर से देखी। ओपन चेन स्ट्रक्चर, ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6। हम एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करके पहले वीडियो में इसकी ओपन चेन स्ट्रक्चर बना चुके हैं। हमने ग्लूकोज की चक्रीय संरचना के बारे में नहीं बताया था, तो आज हमने आप लोगों को ओपन चेन स्ट्रक्चर से ग्लूकोज की चक्रीय संरचना बनाना बता दिया। अब ग्लूकोज की चक्रीय संरचना, अब जब माल्टोज कार्बोहाइड्रेट पढ़ना है तो उसमें जो ग्लूकोज अपनी चक्रीय संरचना के रूप में होता है लेकिन उससे थोड़ा परिवर्तित रूप में होता है, तो उसकी संरचना में क्या परिवर्तन होता है पहले हमें वो परिवर्तन देखना होगा। फिर ये परिवर्तन क्यों होता है, फिर किस प्रकार परिवर्तित ग्लूकोज आपस में जुड़कर माल्टोज का अणु बनाते हैं। जब हम इसका एक एक पॉइंट शुरुआत से ना क्लियर करेंगे तो माल्टोज की संरचना कोई ऐसा नहीं कि हम एक बार देख ले बना ले रट जाएगी। जब तक इसे, यदि आप लोगों की इसे रटना है तो 4 से 5 बार बना के देखेंगे, तब भी कोई गारंटी नहीं कि अब पेपर में से बिना देखे बनाई जाए, क्योंकि पेपर टाइम होता है, हड़बड़ाहट होती है, तो आपसे पूरा क्लियर सही बने। लेकिन एक एक पॉइंट बनेगा तो पहले नंबर इसकी संरचना हम तुरंत बना देंगे, गलत होने की संभावना कम होगी। नंबर दूसरी चीज, रटना नहीं पड़ेगा। तीसरी चीज, इससे बनने वाले सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे बन जाएंगे, हमारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। क्योंकि एक संरचना हम रट लें, हम ऐसे कितने टॉपिक रटेंगे, जरूरी है किसी टॉपिक को क्लियर करके और उसे एक्सप्लेन करके पढ़ा जाए ताकि वो हमें समझ में आ जाए और बनने लगे। तो अभी हमने दोनों संरचनाओं में क्या अंतर देखा था, यहाँ OH कि यहाँ पे OH नहीं है, यहाँ OH नहीं है। अब ग्लूकोज के दोनों अणुओं को जोड़ना है, तो दो चीज हमने आप लोगों को बताई थी। माल्टोज के एक अणु के बनने में ग्लूकोज के जब दो अणु जुड़ते हैं तो नंबर एक उनसे जल का एक अणु निकल जाता है, तो जल का एक अणु निकालना है। नंबर दूसरा, वो ऑक्सीजन परमाणु द्वारा, अभी बता चुके आप लोगों को, नंबर दूसरा वो ऑक्सीजन परमाणु द्वारा ग्लाइकोसिलिक बंधन के द्वारा जुड़ जाते हैं। हमने अभी आप लोगों को यही बताया कि कैसे जुड़ेंगे, ऑक्सीजन परमाणु द्वारा, और ऑक्सीजन परमाणु बीच में स्थित होकर दोनों ग्लूकोज अणुओं से बंध बनाएगा, तो इस बंध को बोलते हैं ग्लाइकोसिलिक बंधन या बॉन्ड बनाते हैं। तो देखा यार, तो अब हम पहली शर्त के अनुसार या पहले परिवर्तन के अनुसार पहली शर्त या पहले परिवर्तन के अनुसार इसे एक्सप्लेन करें तो हमें H2O का अणु निकालना है। तो H2O में हम इसका
दूसरे ग्लूकोज के अणु का हाइड्रोक्सी समूह ले लें तो हमें क्या मिल गया OH। अब हमें चाहिए एक हाइड्रोजन परमाणु, तो इसका ले लो हाइड्रोजन परमाणु, और दोनों से निकाल दें हम क्या, जल का एक अणु, तो हमारा जल का एक अणु निकल गया। अब हमें क्या चाहिए, इन दोनों को जोड़ने के लिए एक अब हमें क्या चाहिए, इन दोनों अणुओं को जोड़ने के लिए ऑक्सीजन परमाणु। तो इसका ऑक्सीजन परमाणु जो पहले ग्लूकोज के अणु का जो ऑक्सीजन परमाणु बचा अभी, वो इन दोनों के मध्य स्थित होकर इन दोनों ग्लूकोज के अणुओं के मध्य एक बंध बना लेता है और दोनों अणुओं को आपस में जोड़ देता है, और इस प्रकार दोनों ग्लूकोज अणुओं के मध्य बनने वाले इस बंध को ग्लाइकोसिलिक बंध या ग्लाइकोसिलिक बंधन कहते हैं। और इस प्रकार हमें ये पता चल गया कि चौथे कार्बन से जुड़ा हाइड्रोक्सी समूह कहा जाता है और दूसरे ग्लूकोज के अणु में पहले कार्बन से जुड़ा हाइड्रोक्सी समूह कहा जाता है। और ये निर्माण हो गया माल्टोज के एक अणु का। अब इसमें कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमने एक एक पॉइंट क्लियर की, इसकी बेस ग्लूकोज की मेन संरचना लेकर हमने माल्टोज के एक अणु की संरचना बना दी। पेपर में एक चीज और है, कंफ्यूजन वाली बात, आपके मन में क्वेश्चन, आप लोगों को ये क्वेश्चन आया हो चाहे नहीं, कि ये ग्लूकोज की चक्रीय संरचना है, ग्लूकोज की चक्रीय संरचना है। ग्लूकोज के दो अणु जो चक्रीय संरचना के रूप में होते हैं जुड़कर माल्टोज की संरचना बनाते हैं। तो ये माल्टोज की कौन सी संरचना हुई, तथा आप लोग माल्टोज की संरचना में 12 कार्बन परमाणु, 22 हाइड्रोजन परमाणु और 11 ऑक्सीजन परमाणु गिन सकते हैं। ये भी गिनना जरूरी है जब भी पेपर में आप कोई संरचना बनाए और वो संरचना सूत्र अणुसूत्र वाली है तो उसके अणुसूत्र में उपस्थित सभी परमाणु की गिनती कर लें। कभी कभी कोई चीज हमसे बनती है या फिर हम उसे रट कर भी गए हैं और पेपर में वो आ जाती, बड़े उत्साह से उसे बहुत जल्दी बना देते हैं और अधिकांश गलती यही होती है कि कोई परमाणु अणु या समूह बनाना छूट जाता है या कहीं 2 के स्थान पर 1 लिख देते हैं, जिससे संरचना पूरी सही होती है लेकिन एक परमाणु के भी कम होने से पूरी संरचना गलत मानी जाती है। यदि इसके 12 कार्बन परमाणु गिने तो 6 पहले ग्लूकोज के, 6 दूसरे ग्लूकोज के 12 हो गए। 22 हाइड्रोजन परमाणु देखें तो 11 इसमें होंगे, 11 इसमें होंगे, तो कितने हुए 22। हम क्यों नहीं गिन रहे, 11 इसमें होंगे, 11 इसमें होंगे, कितने हुए 22। इसके 11 देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो नॉर्मल सी बात है दूसरे में भी 11 होंगे तथा दूसरे में भी 11 होंगे और दोनों के मिला के कितने हाइड्रोजन परमाणु हो जाएंगे, 22 हो जाएंगे। 11 ऑक्सीजन परमाणु देखें तो इसमें 1 2 3 4 और ये 5वां, पहले में 5 ऑक्सीजन परमाणु, इसी प्रकार दूसरे में 5 ऑक्सीजन परमाणु होंगे और दोनों के कितने हो जाएंगे 10 तथा बीच में एक ऑक्सीजन परमाणु इनमें स्थित होता है। तो इस प्रकार इनमें कितने ऑक्सीजन परमाणु हो जाएंगे, 11 ऑक्सीजन परमाणु हो जाएंगे। तो हमने माल्टोज की इस संरचना में माल्टोज के अणुसूत्र की भी पुष्टि कर दी कि इसमें किस प्रकार 12 कार्बन परमाणु, 22 हाइड्रोजन परमाणु और 11 ऑक्सीजन परमाणु स्थित होते हैं। ये संरचना किस प्रकार बनती है और इसमें ग्लूकोज का अणु किस प्रकार स्थित होता है। तथा हमने इसे नाम दिया है अपचयी भाग, पहले वाले ग्लूकोज को बोला है और दूसरे वाले ग्लूकोज को नाम दिया है अनपचयी भाग या अनपचयी अणु। तो ऐसा ही, तो पहले तो ये देखें अपचयी और अनपचयी क्या होते हैं, और दूसरा पॉइंट जब ग्लूकोज अपनी एक ही संरचना के रूप में स्थित है तो पहले ग्लूकोज को अपचयी अणु और दूसरे ग्लूकोज को अनपचयी अणु क्यों कहा गया है। तो हमने अभी आप लोगों को इसी वीडियो में बताया था कि अपचयी अपचय क्या होते हैं, वे पदार्थ या यौगिक जो दूसरे पदार्थों यौगिक अणु या विलयन का अपचयन कर देते हैं या उन्हें अपचयित कर देते हैं, अपचायक पदार्थ कहलाते हैं। तथा वे अणु पदार्थ या यौगिक
जो दूसरे अणुओं, यौगिक या विलयनों का अपचय नहीं करते, अर्थात उन्हें अपचयित नहीं करते, अनपचयी या अनअपचायक पदार्थ कहलाते हैं। यदि हम आप लोगों को अपचायक और अनपचायक के बारे में बताएं तो वो अलग टॉपिक हो जाएगा और हम माल्टोज कार्बोहाइड्रेट के टॉपिक से हट जाएंगे, लेकिन हमारा मेन टॉपिक है माल्टोज कार्बोहाइड्रेट को एक्सप्लेन करना। हम आप लोगों के लिए अपचायक पदार्थ और अनअपचायक पदार्थ में एक अलग से वीडियो बना देंगे, जहां से आप इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो। तथा एक चीज और देखें कि ग्लूकोज क्या होती है, शर्कराएं होती है, कि ग्लूकोज क्या होती है, शर्करा होती है। तो शर्करा भी इस शर्कराएं भी इसी प्रकार दो प्रकार की होती हैं। नंबर एक अपचायक शर्करा और नंबर दूसरी अनअपचायक शर्करा। लेकिन हम चूंकि ये माल्टोज ग्लूकोज के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये क्या शर्कराएं हैं, तो यहाँ पर हम आप लोगों को एक चीज जरूर बता दें कि ये अपचायक शर्करा क्या होती है और अनअपचायक शर्करा क्या होती है। तो पहली है अपचायक शर्करा। ये क्या होती है, वे शर्कराएं जिनमें अर्ध एसीटेल समूह या यौगिक, अर्ध एसीटेल यौगिक उपस्थित होता है। अपचायक शर्कराएं कहलाती हैं। क्यों? क्योंकि इनमें अर्ध एसीटेल समूह उपस्थित होने के कारण ये शर्कराएं ऑक्सीकारकों जैसे Ag+, Br2 आदि को अपचयित कर देती हैं। इसके अलावा हम और दूसरे ऑक्सीकारक भी ले लेते हैं, अर्थात इनमें नॉर्मल सी परिभाषा है कि इनमें अर्ध एसीटेल समूह उपस्थित होने के कारण ये ऑक्सीकारकों का अपचयन कर देती हैं और ऑक्सीकारकों का अपचयन करने के कारण इन्हें नाम दिया गया अपचायक शर्करा। इनके एग्जाम्पल क्या होते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज व माल्टोज। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपको याद रखने होंगे क्योंकि माल्टोज ग्लूकोज से बना है, ग्लूकोज अपचायक शर्करा होती तो माल्टोज भी क्या हुई, अपचायक शर्करा हुई। दूसरी है अनअपचायक शर्कराएं। ये क्या होती है, तो इनकी परिभाषा जस्ट अपचायक शर्करा के समान वे शर्कराएं जिनमें अर्ध एसीटेल समूह या यौगिक, अपन यौगिक लिख लें, उपस्थित नहीं होता। इनमें होता है, इनमें उपस्थित नहीं होता। तब इनमें अर्ध एसीटेल यौगिक उपस्थित न होने के कारण ये ऑक्सीकारकों जैसे Ag+, Br2 या कोई दूसरा ऑक्सीकारकों का अपचयन नहीं कर पाती और इसलिए इन्हें अनअपचायक शर्करा कहते हैं। इनके एग्जाम्पल हैं सुक्रोज। सुक्रोज क्या है, एक अनअपचायक शर्करा है। ग्लाइकोजन और इसी से है ग्लाइकोसाइड। ग्लाइकोसाइड यौगिक होते हैं और ग्लाइकोजन एक शर्करा। ग्लाइकोजन एक कार्बोहाइड्रेट होता है जो ग्लाइकोसाइड एक यौगिक होते हैं। ग्लाइकोजन कार्बोहाइड्रेट है जो कैसा कार्बोहाइड्रेट होता है, पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है, जो हम आप लोगों को आगे पढ़ाएंगे। ग्लाइकोसाइड क्या होते हैं, बी यौगिक जिनमें ग्लाइकोसिडिक बंधन पाया जाता है। या तो ग्लाइकोसाइड एक यौगिक होता है जबकि ग्लाइकोजन एक कार्बोहाइड्रेट होता है और जो कैसे हैं, ये अनअपचायक शर्कराएं हैं। ग्लाइकोसाइड भी, ग्लाइकोजन भी और सुक्रोज भी, जबकि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज अपचायक शर्कराएं हैं। तो ये थी अपचायक शर्कराएं और अनअपचायक शर्कराएं। अब हम देखें माल्टोज में कि ग्लूकोज की जब दो अणु लिए गए हैं तो ग्लूकोज का पहला अणु अपचायी भाग, तो ग्लूकोज का पहला अणु अपचायक और दूसरा अनअपचायक क्यों है, तो नॉर्मल सी बात है। अब हमें इसका कॉन्सेप्ट पता है, तो इस वाले में अर्ध एसीटेल यौगिक उपस्थित होगा और इस वाले में अर्ध एसीटेल यौगिक उपस्थित नहीं होगा, इसलिए कैसा होगा, अनअपचायक अणु होगा।
अब आप लोगों को अर्ध एसीटेल समयौगिक ये पता होना जरूरी है कि ये अर्ध एसीटेल यौगिक क्या होते हैं। यदि अर्ध एसीटेल यौगिक ना पता होंगे तो हम कैसे देखेंगे कि किन शर्कराओं में अर्ध एसीटेल यौगिक है और किन में अर्ध एसीटेल यौगिक उपस्थित नहीं है। अब हम आप लोगों को ये बता दें कि ये अर्ध एसीटेल यौगिक क्या होते हैं, लेकिन अर्ध एसीटेल यौगिक जानने से पहले आप लोगों को एसीटेल यौगिक पता होने चाहिए कि ये एसीटेल यौगिक क्या होते हैं, क्योंकि अर्ध एसीटेल यौगिक एसीटेल यौगिक से बने होते हैं। क्योंकि अर्ध एसीटेल यौगिक जानने से पहले हमें एसीटेल यौगिकों के बारे में पता होना चाहिए। तो पहले देख लें एसीटेल यौगिक। इसकी डेफिनेशन है, जब एल्डिहाइड का एक अणु एल्कोहल के दो अणुओं से क्रिया करके नई यौगिक बनाता है तो बनने वाले इन यौगिकों को एसीटेल यौगिक कहते हैं। खास बात क्या है, एल्डिहाइड का एक अणु किससे क्रिया करे, एल्कोहल के दो अणुओं से, तो जो नए यौगिक बनेंगे क्या कहलाएंगे, एसीटेल यौगिक कहलाएंगे। हमारी दूसरी डेफिनेशन जो हमें जानना है अर्ध एसीटेल, कि ये अर्ध एसीटेल यौगिक क्या होते हैं। इसमें भी सिंपल है, जब एल्डिहाइड का एक अणु एल्कोहल के एक अणु से क्रिया करके नई यौगिक बनाता है तो बनने वाले इन यौगिकों को अर्ध एसीटेल कहते हैं। अर्थात इसमें एल्डिहाइड का एक अणु किससे क्रिया करता है, एल्कोहल के एक अणु से क्रिया करता है। तो नॉर्मल सी बात है, ग्लूकोज का जो पहला अणु है इसमें क्या होगा, अर्ध एसीटेल समूह उपस्थित होगा, इसमें अर्ध एसीटेल समूह उपस्थित नहीं होगा। तो क्या था अर्ध एसीटेल में, जब एल्डिहाइड का एक अणु एल्कोहल के एक अणु के साथ क्रिया करे या एक अणु के साथ उपस्थित हो तो इसमें एल्डिहाइड क्या होता है हमारा CHO समूह। तो देखें कहाँ है CHO, तो ये पांचवें कार्बन परमाणु CHO के रूप में स्थित है, इसे बोलेंगे एल्डिहाइड का एक अणु। दूसरा ये है हमारा एल्कोहल क्या होते हैं, तो एल्कोहल का सूत्र होता है ROH। जब हाइड्रोक्सी समूह किससे क्रिया करता है, एल्किल के साथ जुड़ा होता है तो बनने वाले पदार्थ एल्कोहल कहलाते हैं। एल्किल क्या होता है, जब एल्केनो जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन आदि से एक हाइड्रोजन निकाल दिया जाए तो बनने वाले यौगिक एल्किल कहलाते हैं। तो हमने लिया मेथेन, तो हम ले ले मेथेन और मेथेन से एक हाइड्रोजन निकाल दे तो CH3 मैथिल और हाइड्रोक्सी समूह जोड़ने पर बन जाएगा मैथिल एल्कोहल। ये हमारा मैथिल एल्कोहल लिखा है। कार्बन परमाणु 4 संयोजी होता है, अर्थात ये अपनी 4 संयोजकता पूरी करता है। तो इसने यहाँ पे 2 हाइड्रोजन को हटाकर एक और ऑक्सीजन को जोड़ लिया है, और तो इसने अपने 2 हाइड्रोजन को हटाकर एक और कार्बन को जोड़ लिया, एक और ऑक्सीजन को जोड़ लिया है। अर्थात इसमें कार्बन परमाणु इस प्रकार उपस्थित होता है। अब ये चौथा से, अब ये 4 से ज्यादा 5वां बंध नहीं बना सकता, अर्थात 5वें अणु परमाणु समूह को अपने से नहीं जोड़ सकता। अब इसे किसी नए को अब इसे कोई नया यौगिक कुछ बनाना है, किसी अन्य परमाणु या अणु को हटाना है, तो ये अपने हाइड्रोजन परमाणु को हटा देता है। तथा जब इसे अपनी 4 संयोजकताएं पूरी करनी होती हैं तो ये आवश्यकता अनुसार उतने हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लेता है, क्योंकि हाइड्रोजन क्या होता है, एक संयोजी, ये क्या होता है, केवल एक बॉन्ड बनाता है। तो ये आसानी से जितनी संयोजकता खाली होती तो हाइड्रोजन से बॉन्ड बना के उसे जोड़ लेता है और अपनी 4 संयोजकताओं को पूरा कर लेता है।
तो यहाँ पे इसने 2 हाइड्रोजन को हटाकर यहाँ ऑक्सीजन यहाँ कार्बन को जोड़ लिया तो मेथिल अल्कोहल हो गया। और यहाँ पे एल्डिहाइड के एक अणु के अल्कोहल के साथ उपस्थित होने के कारण इसमें क्या पाया जा रहा है, अर्ध एसीटाइल समूह पाया जा रहा है, जिससे ये ग्लूकोज अपचायक भाग या अपचयी ग्लूकोज होता है। इसमें देखा जाए तो इस वाले दूसरे अणु में एल्डिहाइड तो उपस्थित है ये हमारा, लेकिन यहाँ पर जो ये एल्डिहाइड किसके साथ है, पहले कार्बन के साथ। तो पहले कार्बन में OH हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित न होने के कारण ये अल्कोहल नहीं कहलाएगा। अल्कोहल में एल्किल के साथ कौन होना चाहिए, हाइड्रोक्सी OH समूह उपस्थित होना चाहिए। तो यहाँ पर हाइड्रोक्सी समूह OH समूह उपस्थित न होने के कारण ये अल्कोहल नहीं कहलाएगा। तब इसमें एल्डिहाइड अल्कोहल के साथ उपस्थित नहीं है, अर्थात ये अर्ध एसीटाइल यौगिक, अर्थात इसमें अर्ध एसीटाइल यौगिक नहीं पाया जाता, इसलिए इसे बोलते अनअपचायक शर्करा या अनअपचयी भाग। तो ये थी माल्टोज की पूरी संरचना, जिसमें हमने एक एक फैक्ट को क्लियर किया और इसके अपचयी और अनअपचयी भाग को भी बता दिया हमने आप लोगों को। इसे भी एक्सप्लेन किया कि इसे पहला वाला अणु जो ग्लूकोज के दोनों ही अणु होते हैं, दोनों एक ही संरचना चक्रीय संरचना उपस्थित होते हैं, तो पहले वाला अपचयी और दूसरे वाला अनअपचयी क्यों होता है। तथा आप लोगों को एक चीज और देख लें कि हम 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं या BSc में जब भी कार्बोहाइड्रेट पढ़ते हैं या माल्टोज कार्बोहाइड्रेट का टॉपिक पढ़ते हैं, हम उसका डिटेल रूप पढ़ते हैं, उसकी जानकारियां संरचना पढ़ते हैं। पेपर में जब भी माल्टोज के बारे में संरचना पूछी जाएगी आप लोग ये बनाए जाएंगे, लेकिन जब इनके पेपरों में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं या कंपटीशन एग्जाम में इसकी संरचना से, हम इसकी संरचना की बात कर रहे हैं, टॉपिक से तो बहुत सारे बन जाएंगे, जो हम संरचना भी देख रहे हैं सामने, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं जिनके बारे में हम आप लोगों को बताते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि माल्टोज के एक अणु का निर्माण किससे होता है, ग्लूकोज से, फ्रक्टोज से, या माल्टोज किससे बनता है, तो नंबर 1 ग्लूकोज मोनोसैकेराइड से बनता है। नंबर दूसरा, ग्लूकोज के कितने अणु होते हैं, 2 अणु उपस्थित होते हैं। तीसरा, जब ग्लूकोज के 2 अणु आपस में जुड़कर माल्टोज का एक अणु बनाते हैं तो कौन सा अणु निकलता है, H2O जल निकलता है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड का अणु निकलता है। तो किसका अणु निकलता है, जल का अणु निकलता है, अभी हम आप लोगों को बता दिया। चौथा, माल्टोज में दोनों ग्लूकोज इकाइयां किस परमाणु द्वारा जुड़ी होती हैं, तो ऑक्सीजन परमाणु द्वारा आपस में जुड़ी होती हैं। पांचवा, इसमें दोनों ग्लूकोज के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है, तो ग्लाइकोसिडिक बंध पाया जाता है या ग्लाइकोसिडिक बंधन पाया जाता है। छठवां, और कौन से बन जाएगा इसमें ये बना लेता है कि इसमें कितने OH समूह पाए जाते हैं, है ना। जैसे ग्लूकोज में 5 पाए जाते हैं, तो ग्लूकोज के 2 अणु में तो कितने होने चाहिए, 10 OH होने चाहिए, लेकिन इसमें 8 OH समूह पाए जाते हैं, क्योंकि एक इसका OH और इसका OH में से जल का एक अणु निकल जाता है और ऑक्सीजन परमाणु दोनों को जोड़ देता है, तो इसमें 8 OH समूह पाए जाते हैं। ये मोस्ट है, क्योंकि ग्लूकोज में 5 होते हैं तो नॉर्मली सब लोग 10 टेक कर देते हैं, ये भूल जाते हैं, 2 निकल जाएंगे, तो यहाँ 8 ये वाला बहुत मोस्ट है। और इनमें कौन सा बंध पाया जाता है, ग्लाइकोसिड, ये भी बहुत मोस्ट ऑप्शन है। सातवां ऑप्शन बनता है कि इसमें माल्टोज में जो 2 ग्लूकोज होते हैं तो कैसे होते हैं, दोनों अपचयी ग्लूकोज होते हैं, दोनों अनअपचायक ग्लूकोज होते हैं, या एक अपचयी एक अनअपचयी होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है, एक अपचयी होता है और एक अनअपचयी ग्लूकोज होता है। और इसमें इसके बहुत सारे क्वेश्चन बना लिए जाते हैं कि ग्लूकोज में कितने कार्बन, कितने हाइड्रोजन, कितने ऑक्सीजन होंगे। नॉर्मली ये पूछ लिया जाता है कि ग्लूकोज में कितने कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं, कितने कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं, 12 कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं। एक क्वेश्चन और हो जाए बन जाएगा इससे, 7वां कौन सा, अपचयी और अनअपचयी वाला। 8वां कौन सा हो गया, 12 कार्बन। 9वां हो जाएगा कि जो ग्लूकोज का अणु माल्टोज की संरचना बनाता है तो वो अपनी कौन सी संरचना पाया जाता है, ओपन चेन स्ट्रक्चर या चक्रीय संरचना या पाइरीरोस संरचना। तो ग्लूकोज जो माल्टोज की ओपन चेन संरचना बनाता है स्वयं अपनी चक्रीय संरचना में उपस्थित होता है, अर्थात माल्टोज के अणु में ग्लूकोज की चक्रीय संरचना पाई जाती है। तो ये कितने थे, 9 क्वेश्चन हमने आप लोगों से इससे बता दिए जो मोस्ट हैं। कौन से, ये 8 वाला ग्लाइकोसिड और H2O का अणु, ये बहुत मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है,
था, इसके अलावा और भी बनते हैं। हमने कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को बता दिए। तो ये था हमारी माल्टोज की पूरी संरचना। तथा माल्टोज की संरचना में एक चीज और आप लोगों को बता दें, जैसे इसमें ये ग्लूकोज की चक्रीय संरचना है, हम इसमें HOH को इस प्रकार ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आप लोग ध्यान देना कि ग्लूकोज की चक्रीय संरचना में जो पहला कार्बन होता है C1, इसे एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं, है ना। पेपर में पूछ लेगा एनोमेरिक कार्बन ग्लूकोज की चक्रीय संरचना में कितने होते हैं, दो किए एक होता है, कौन नंबर का, पहले नंबर का C1 होता है। जबकि फ्रक्टोज की संरचना में दूसरे नंबर का C2 कार्बन को एनोमेरिक कार्बन कहते हैं। यदि हम आप लोगों को एनोमेरिक कार्बन के बारे में बताएंगे तो ये टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा। केवल अपनी डिटेल के लिए इतना ही याद कर लीजिए, इसे आपके अपने नॉलेज के लिए इतना ही याद कर लीजिए, ग्लूकोज की चक्रीय संरचना में कितने एनोमेरिक कार्बन होते हैं, तो एक एनोमेरिक कार्बन होता है, कौन सा, C1। तथा फ्रक्टोज की चक्रीय संरचना में कितने एनोमेरिक कार्बन होते हैं, तो केवल एक ही एनोमेरिक कार्बन होता है, वो C2। ये छोटे छोटे फैक्ट हैं जो आप लोग बताते जा रहे हैं ना, इन्हें पूरा एक्सप्लेन करने के लिए अलग वीडियो बता देंगे, ये टॉपिक अपना बहुत बड़ा हो जाएगा। तथा एक चीज और देखें, एनोमर क्या होते हैं। एनोमेरिक कार्बन अभी पढ़ा, तो इससे एक शब्द और निकल के आता है कि एनोमर क्या होता है, एनोमर। तो जब ग्लूकोज की संरचना में अभी हमने क्या देखा, हाइड्रोजन बाईं ओर लिखा है और हाइड्रोक्सी दाईं ओर लिखा है, हम इसका क्रम चेंज कर सकते हैं, इसे बाईं ओर यहाँ दाईं ओर ले सकते हैं। इसके अलावा यदि इसमें हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सी के स्थान पर कोई दूसरे समूह उपस्थित हो जाए तो ग्लूकोज की संरचना में, तो ध्यान देना एनोमर में कि ग्लूकोज की संरचना में C1 कार्बन पर भिन्न भिन्न विन्यास होने के कारण जो समावयवी यौगिक बनते हैं, समावयवी यौगिक बनते हैं, उन्हें एनोमर कहते हैं। यानी एनोमर, जैसे हमने बताया यहाँ उनका क्रम चेंज कर दें, कोई दूसरा चीज आगे जोड़ते, केवल C1 में परिवर्तन हो, यदि हम सब बदल देंगे तो समावयवी नहीं कहलाएंगे। समावयवी मतलब थोड़ा सा परिवर्तन करने पर एक नया यौगिक बन जाता है, नया पदार्थ बन जाता है, समावयवी कहते हैं उन्हें। तो इसमें यदि हम C1 पर यहाँ हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सी जुड़ा है, इनके क्रम को चेंज कर दें, यहाँ मेथल एफोसी भी आ जाता है, एक कंडीशन में क्या उपस्थित हो जाता है, हाइड्रोजन हट जाता है, इसके स्थान पर मेथल CH3 समूह आ जाता है। तो ऐसे भिन्न भिन्न यौगिक के कारण इस कार्बन परमाणु पर जब भिन्न भिन्न विन्यास होता है तो बनने वाले समावयवी, क्योंकि C2 से लेकर C6 तक संरचना सेम होती है, यहाँ पर चेंज होने के कारण जो यौगिक ने समावयवी बोला गया, भिन्न भिन्न समावयवी बनते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, एनोमर बोलते हैं। क्योंकि एनोमर का तात्पर्य किससे होता है, पहले कार्बन से, इसलिए पहले कार्बन को एनोमेरिक कार्बन ही कहते हैं। लेकिन एनोमेरिक कार्बन का कॉन्सेप्ट एनोमर के, लेकिन एनोमेरिक कार्बन कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि एनोमर होने का एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं, इसकी अलग परिभाषा, अलग डेफिनेशन है ना, वो हम आप लोगों को एक अलग वीडियो बता दें, टॉपिक ज्यादा लंबा हो जाएगा। आप लोगों को इतना ध्यान देना है कि ग्लूकोज में C1 एनोमेरिक कार्बन होता है और केवल एक ही एनोमेरिक कार्बन होता है। तथा एनोमर क्या होते हैं, ग्लूकोज में C1 पहले कार्बन पर भिन्न भिन्न विन्यास होने के कारण जो अन्य समावयवी यौगिक बनते हैं, इन समावयवी यौगिकों को एनोमर कहते हैं। फ्रक्टोज में कितने एनोमेरिक कार्बन होते हैं, तो फ्रक्टोज में एनोमेरिक कार्बन होते हैं, एक होता है, वो कौन सा होता है, C2 होता है। कि एनोमर बनते हैं फ्रक्टोज में, और फ्रक्टोज के एनोमर क्या होंगे, C2 कार्बन पर। तो ये थी हमारी तो ये थी माल्टोज की पहली संरचना, ओपन चेन स्ट्रक्चर, जिसे हमने आप लोगों को पूरा समझाया, इसके साथ ग्लूकोज के बारे में बताया और इसके एक एक बिंदु को एक्सप्लेन किया। अब देखते हैं माल्टोज की दूसरी संरचना, पायरेनोस संरचना। हम आप लोगों के लिए एनोमेरिक कार्बन और एनोमर पर एक अलग से वीडियो बना देंगे, जिसमें हम इन्हें पूरी तरह एक्सप्लेन कर देंगे, जिसमें हम एनोमेरिक कार्बन और एनोमर को पूरी तरह एक्सप्लेन कर देंगे। तथा अभी हम आप लोगों को इनके बारे में केवल इतना ही बताते हैं। तो ये थी माल्टोज की पहली संरचना, ओपन चेन स्ट्रक्चर। अब देखते हैं माल्टोज की दूसरी संरचना, पायरेनोस स्ट्रक्चर।